जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। साथियों, एसएससी एग्जाम हमारे सामने खड़ा हुआ है और लगभग तकरीबन 2 से 3 महीने हमारे सामने रह गए हैं जब हमको एग्जाम फेस करना है। ऐसे में हमको यहाँ से क्या करना है जिससे कि हम हमारे स्कोर को इंप्रूव कर पाएं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो प्लानिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जीएस को लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। ये लाइव फ्री में यूट्यूब पर मैं लूँगा आपके लिए और डेली हमारी होने वाली है अगले 1 महीने तक। ये सुबह 8 बजे मैं आपके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। अब ये मॉक टेस्ट कैसा होने वाला है, कैसे आपको हेल्प करेगा, कैसे आपका स्कोर जीएस के अंदर इंप्रूव करेगा, सारी चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम मॉक टेस्ट की तरफ चलेंगे। आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट क्या क्वेश्चंस लगाने से सिंपली हमको रिजल्ट मिल जाएगा? क्या नहीं। जब तक आप रियल एग्जाम एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां पर एसएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे आपको यह हेल्प करेगी, चलिए थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूं आपको। यहां पर इस सीरीज को लाने का मेरा मकसद यही है कि आप एग्जाम जैसा बिल्कुल एकदम फील करें। जब क्वेश्चंस लगाओ तब लेटेस्ट एसएससी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। एक्चुअल जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट वाइज, उस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को लगाओ। जैसे कि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री है, ये तीनों सब्जेक्ट मिला के 55% वेटेज हो जाता है। तो आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 55% क्वेश्चंस इन तीनों के आप हैंडल करो, जिसमें से 20-20% जो है वो हमारा स्टैटिक जीके और हिस्ट्री हो गया और लगभग 12-13% के आसपास हमारा करंट अफेयर हो जाता है। उसके हिसाब से मैंने प्लानिंग करी है। यहां पर ये मॉक टेस्ट लाने का मकसद ये है कि आप अपनी स्पीड को इंप्रूव करो, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करो एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करो। ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? इस सीरीज के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे अपने वीक एरियाज को। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके अच्छे से लग रहे हैं, कौन से टॉपिक में अभी भी आपका हाथ थोड़ा सा कमजोर है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। वहां पर उस चीज को आप आइडेंटिफाई करोगे, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, उनके क्वेश्चंस लगाओ, देन फिर आपको यहां पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा और एग्जाम में भी ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है, आप वहां पर कर सकते हैं। आप अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। हर एक मॉक टेस्ट वाइज आप देखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे मॉक टेस्ट में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, धीरे धीरे जब काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको, जब इस सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे, वहां पर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस सीरीज के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हो। जो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स हो जाती है, उसको इंप्रूव कर सकते हो और अपने रिविजन को यहां पर स्ट्रेंथन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर हमारा फोकस क्या होने वाला है? टाइम मैनेजमेंट पे फोकस होने वाला है, क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस होगा एंड एग्जाम टेम्परामेंट पर हम काम करने वाले हैं। कंसिस्टेंसी पे भी हमारी यहां पर देखिए लगातार मेहनत होगी। हम, ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 5 मॉक टेस्ट लगा लेंगे छोड़ देंगे, नहीं, पूरे के पूरे हम यहां पर 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और आपको भी लगाना है। हर एक जो आपका रिजल्ट आ रहा है, हर एक मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, जो भी आपकी परफॉर्मेंस आ रही है, उसका आपको क्या करना है? यहां पर एनालिसिस करना है। राइट साथियों, यहां पर मैं आपके लिए लगभग 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा और हर एक मॉक टेस्ट आपको सीरियस होकर बिल्कुल एकदम अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1, 2, 3 लगाए बाकी छोड़ दिए। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं उससे डबल मेहनत आपको करना पड़ेगी, तभी रिजल्ट मिलेगा। यहां पर हर एक मॉक टेस्ट का स्कोर आपको अपना मेंटेन करना है। पहले में क्या रहा, दूसरे में क्या रहा, कहां पर गलती हो रही है, टोटल रिकॉर्ड बनाइए। उन रिकॉर्ड बनाने पर आपको यह फायदा मिलेगा, जब आपको देखोगे, समझोगे कहां पर गलती हो रही है और उसको आप इंप्रूव यहां पर कर सकते हो। कंपेयर करो एवरी मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस को, जिससे कि आप धीरे धीरे बेटर की तरफ जाओगे एंड जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हर वीडियो के यहां पर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर कमेंट करना है। राइट, जैसे मान लो आपने जो भी स्कोर किया, 15 क्वेश्चन सही करें, 18 क्वेश्चन सही करें, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। जो क्वेश्चन गलत करें 0.5 की यहां पर माइनस मार्किंग होगी। उसके हिसाब से आप यहां पर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मैं यहां पर सारे कमेंट चेक करूंगा। सिंपल फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी आपको रखना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है और रिविजन करते रहना है। बस ये सिंपल फॉर्मूला है सिलेक्शन का। राइट, तो आज के सेशन से हम शुरू करने जा रहे हैं। डेली आज से सुबह 8 बजे मैं ये मॉक टेस्ट लेकर आऊंगा आपके लिए। यूट्यूब पर मॉक टेस्ट होगा हमारा, फ्री में होगा और लाइव टाइमिंग के साथ हम इस मॉक टेस्ट को लगाने वाले हैं। पहला मॉक टेस्ट है हमारा आज का। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अमीनो एसिड के संबंध में दिए गए विकल्पों में से गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, हिस्टिडीन एक आवश्यक अल्फा एमिनो एसिड है और विकास और उत्तक मतलब टिश्यू की मरम्मत की दिशा में काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, हिस्टिडीन विकास, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रक्त कोशिकाओं ब्लड सेल्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, लाइसिन सामान्य विकास और मांसपेशियों के टर्नओवर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लाइसिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल ग्रोथ एंड मसल टर्नओवर। एंड फोर्थ ऑप्शन है वेलिन एक गैर आवश्यक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है और इसे मानव शरीर में संश्लेषित मतलब सिंथेसाइज्ड किया जाता है। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन 4 देखेंगे, वेलिन वास्तव में एक इसेंशियल एमिनो एसिड है। यहां पर दे रखा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। इसेंशियल एमिनो एसिड है मतलब हमारा शरीर इसे खुद नहीं बना सकता, इसीलिए इसे डाइट से प्राप्त करना पड़ता है। यहां पर नॉन इसेंशियल बताया गया है, इसीलिए डी स्टेटमेंट जो है ये गलत कथन है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थांग का चित्रकला शैली में किस धर्म के देवताओं को दर्शाया गया है? ऑप्शन है इस्लाम, बौद्ध, यहूदी या फिर हिंदू। तो थांग का चित्रकला शैली की बात करें, पेंटिंग की बात करें, तो तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रसिद्ध कला शैली है। इसमें बौद्ध देवताओं और धार्मिक प्रतीकों को दर्शाया जाता है। ये कला विशेष रूप से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो किस धर्म के देवताओं को दर्शाया गया है? बुद्धिस्ट, बी आंसर। रोलिंग योजना को किस 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? ऑप्शन है चौथी और पांचवी, छठी और सातवीं, दूसरी और तीसरी या फिर पांचवी और छठी। तो यहां पर रोलिंग प्लान को 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने शुरू किया था। ये 5वीं और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच लागू की गई थी। इसकी खास बात थी कि हर साल परिस्थितियों के अनुसार योजना में बदलाव किया जा सकता था, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम प्रबंध डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है नागालैंड, बिहार, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो नागालैंड देश का पहला राज्य बना है जिसने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बीमा व्यवस्था लागू की है। इसके लिए नागालैंड सरकार और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच में एक एमओयू भी साइन हुआ है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट है, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित नारायण राव, भीमसेन जोशी या फिर विष्णु नारायण भातखंडे। तो संगीत बाल प्रकाश पुस्तक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लिखी गई थी। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने वाले शुरुआती विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने ही 1901 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम जिस सुरीली धुन में आज हम गाते हैं उसे पलुस्कर जी ने ही कंपोज किया था। यहाँ पर विष्णु दिगंबर पलुस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मंदी रिसेशन से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण गुड्स की कीमतों में अचानक और अस्थायी वृद्धि होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन या फिर डिसइन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन वो स्थिति होती है जब सरकार या फिर सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को मंदी से बाहर निकालने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट कम करते हैं या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हैं। इससे डिमांड और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इसी के साथ साथ कीमतें धीरे धीरे सामान्य स्तर की ओर लौटने भी लगती हैं। इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है पहला सत्र 28-30 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। दूसरा ऑप्शन है श्री दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ता में हुए दूसरे सत्र की अध्यक्षता की थी। तीसरा है बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में आयोजित तीसरे सत्र के अध्यक्ष थे। चौथा ऑप्शन है दिल्ली में आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता एक भारतीय जॉर्ज यूल ने की थी। तो यहां पर गलत कथन हमको देखना है, क्लियरली समझ में आ रहा है ऑप्शन डी। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दिल्ली में नहीं बल्कि इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। साथ ही जॉर्ज यूल भारतीय नहीं थे, वे एक स्कॉटिश व्यापारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट भी बने थे, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक विष उत्पादक जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है क्लेफ्ट जो, स्नेप जो, लॉक जो या फिर ब्रोकन जो। तो टेटनस को सामान्यतः लॉकजो कहा जाता है क्योंकि इस रोग में जबड़े की जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, बुरी तरीके से जकड़ जाती है और मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। यह बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी
बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जो कि शरीर में जाकर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और मसल स्पाज्म पैदा कर देता है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉक जॉ। साथियों, एक छोटी सी बात, अगर आपको ये मॉक टेस्ट यूजफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि एग्जाम से पहले ऐसे और प्रैक्टिस होना चाहिए, तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए 50 मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज तैयार कर रखी है। सिर्फ 49 रुपए में आपको पूरे 50 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब एक मॉक टेस्ट की कॉस्ट 1 रुपए से भी कम पड़ती है। हर एक मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन का लेवल, पैटर्न और फील बिल्कुल एग्जाम जैसा है। अभी एग्जाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगभग 50 दिन में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। और अगर सुबह शाम 2 मॉक टेस्ट लगाए तो 25-30 दिन में पूरा रिवीजन और एनालिसिस दोनों हो जाएगा। देखो, एक रियलिटी क्या है, जीएस में इंप्रूवमेंट पढ़ने से कम और अपनी मिस्टेक पकड़ने से ज़्यादा आता है। इसीलिए अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर यह ऑप्शन अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी दे रखी है। दोनों जगह पर ऑप्शन अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से जल निकायों को लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी, बाल्टिक सागर, लाल सागर और ग्रेट सागर लेक। तो सैलिनिटी का अर्थ होता है पानी में घुले हुए नमक की मात्रा। ग्रेट सॉल्ट लेक की लवणता सबसे अधिक होती है, सैलिनिटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि रेड सी उससे कम और बाल्टिक सी की सबसे कम होती है। इसलिए घटते क्रम में सही व्यवस्था जो होगी यहाँ पर क्या होगा, सीक्वेंस 3, 2, 1, ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारतीय संघवाद का झुकाव केंद्र की ओर है। दूसरा स्टेटमेंट है, संविधान में संघीय मतलब फेडरल शब्द का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है। दोनों कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो स्टेटमेंट 1 की तरफ चलें तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संघवाद में सेंट्रल को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं। जबकि स्टेटमेंट 2 यहां पर गलत है, क्योंकि संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। आर्टिकल 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। इसी वजह से यहां पर केवल 1 मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 348, 343, 344 या फिर आर्टिकल 351? तो आर्टिकल 343(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संविधान के पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। बी आंसर करेक्ट होगा, आर्टिकल 343। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, अनुच्छेद आर्टिकल 300 राज्य सरकारों के खिलाफ कानूनी मुकदमे की अनुमति देता है। दूसरा स्टेटमेंट है, आर्टिकल 300 के तहत भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कानूनी इकाई है, लीगल एंटिटी है। बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो अगर आप स्टेटमेंट 1 देखेंगे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 300 के तहत राज्यों के विरुद्ध कानूनी मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत होगा, क्योंकि संविधान में लीगल एंटिटी के रूप में यूनियन ऑफ इंडिया को माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं। इसलिए केवल 1 वाला यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टेटमेंट ए आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, जब हम एनएनपी को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डिविडेंड्स, रिसोर्स ग्रोथ या फिर पर कैपिटा इनकम? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनएनपी को कुल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है। ये बताती है कि देश में प्रति व्यक्ति औसतन कितनी आय उपलब्ध है। किसी देश के लिविंग स्टैंडर्ड और आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने में ये एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। पर कैपिटा इनकम, डी आंसर। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? एसिड रेन। ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ लेड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर या फिर हाइड्रोकार्बन? एसिड रेन मुख्य रूप से सल्फर ऑक्साइड, विशेष करके SO2 और SO3 के कारण होती है। यह गैसें जो हैं वायुमंडल में मौजूद नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि वर्षा के साथ धरती पर गिरती हैं। इससे फसलें, जल स्रोत जो होते हैं, ऐतिहासिक इमारतें जो होती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड, सी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत या फिर ब्राजील?
तो इंडोनेशिया एशिया का पहला देश बन गया जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। यह नियम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, डिजिटल एडिक्शन और हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाना है। यहाँ पर इंडोनेशिया बी आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4, CaSO4.2H2O, CaSO4.half H2O या फिर CaSO4.H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO4.half H2O। इसे जिप्सम को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग मूर्तियां बनाने, दीवारों पर पुट्टी करना या टूटी हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। CaSO4.half H2O सी आंसर। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है 1938, 1932, 1934 या फिर 1942। तो सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन को बढ़ावा दिया। बाद में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष बने, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहली बार 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम, मणिपुर, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल। तो थबल चोंगबा मणिपुर का प्रसिद्ध ट्रेडिशनल फोक डांस है। यह मुख्य रूप से याओशांग फेस्टिवल के दौरान किया जाता है, जिसे मणिपुर की होली भी कहा जाता है। इस नृत्य में युवक और युवतियां हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाते हैं और पारंपरिक संगीत पर नृत्य करते हैं। बी आंसर मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन दो जल निकायों को जोड़ता है? कौन सी दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? ऑप्शन है रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। सी ऑप्शन है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल या फिर ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। और भौगोलिक रूप से ये जो स्टेट है जल डमरू मध्य है, ईरान और ओमान के बीच स्थित है और अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन ने केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन है धर्मदम, परवूर, पुतुपल्ली या फिर पलक्कड़। तो वी.डी. सतीशन 2026 केरल विधानसभा चुनाव में परवूर सीट से निर्वाचित हुए थे। वे लगातार छठी बार इस सीट से एमएलए बने। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 2021 से 2026 तक केरल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर भी रहे थे। यहाँ पर परवूर विधानसभा। बी आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल कब मनाया जाता है? 10 जून, 1 मई, 25 मई या फिर 5 जुलाई। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में इस दिन को आधिकारिक मान्यता दी थी। 25 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1924 के पेरिस ओलंपिक में इसी दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। 25 मई सी आंसर। संयुक्त राष्ट्र की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? ऑप्शन है मैसूर, इंदौर, वर्कला या फिर सूरत। तो केरल के तटीय शहर वर्कला को यूएन की 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट पहल की पहली सूची में शामिल किया गया है। ये जो सूची है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के अवसर पर जारी की गई थी। वर्कला सी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, किरण उमेश महाले या फिर मेनका गांधी। तो साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। एनसीबीसी को 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह आयोग संविधान के आर्टिकल 338B के तहत कार्य करता है। बी आंसर। चर्चा में रहा भोजशाला का निर्माण लगभग 1034 एडी में किस राजवंश द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है चौहान वंश, होलकर वंश, सिंधिया वंश या फिर परमार वंश।
तो भोजशाला का निर्माण लगभग 1034 एडी में परमार वंश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज द्वारा कराया गया था। इसे प्रारंभ में संस्कृत शिक्षा और विद्या के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। हाल ही के वर्षों में यह स्थल ऐतिहासिक और कानूनी कारणों से चर्चा में रहा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है हमको। सूची 1 में फॉरेस्ट और सेंचुरी दे रखी है एंड सूची 2 में स्टेट का नाम दे रखा है। गिर फॉरेस्ट, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी और काजीरंगा सेंचुरी। यहां पर ऑप्शन में स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और गुजरात। चलिए मैच करते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो राजस्थान में है। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, काजीरंगा सेंचुरी असम में स्थित है। इसलिए यहां पर जो मिलान होगा वो होगा 4, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपने करेक्ट करें उन करेक्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और जो भी आपने क्वेश्चन गलत करें वहां पर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 0.5 का आपका वहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको ऐड करना है। उसके हिसाब से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका जीएस थोड़ा सा वीक है या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपका स्कोर बार बार 10 से 15 नंबर के आसपास अटक रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चंस लगाने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स और रिवीजन दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए 100 आवर जीएस का कोर्स रेडी कर रखा है, जिसमें ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, रिवीजन नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको मिलता है। आप इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं, अभी काफी टाइम है आपके पास में और आप इसको इजीली खत्म कर सकते हैं और अपने जीएस के स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो जरूर चेकआउट करिएगा। इस कोर्स को एनरोल करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इस सीरीज के अगले मॉक टेस्ट में। टिल देन बाय बाय।